तो बच्चों, जैसा कि थंबनेल आपने देखा होगा कि 13 घंटे की वीडियो से 75 क्वेश्चन आए। तो यहां पर मेरा पर्पज ये नहीं है कि जो मैंने वीडियो बनाई उससे इतने सवाल आए। मेरा पर्पज ये बताना है कि एनसीईआरटी को अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं तो आप नीट के मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं, और वो भी बहुत कम टाइम में। पिछली साल मैंने 8 घंटे की वीडियो बनाई थी और उसमें से 88 सवाल नीट में आए थे। इस बार पेपर थोड़ा सा टफ था और इस वजह से मैंने 13 घंटे की वीडियो बनाई और वहां से 75 क्वेश्चन मिले। नीट 2026 का पेपर मुझे लगता है और बेहतर आएगा, और इसलिए वहां पर 13 घंटे से काम नहीं चलेगा, 26 घंटे से काम चलेगा। तो थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं इस वीडियो की। 4 मई को एग्जाम होना था नीट का। तो 1 मई, 2 मई और 3 मई को मैंने बायोलॉजी के 32 चैप्टर के वीडियोस एक एक करके अपलोड किए। कोई वीडियो 20 मिनट का, कोई 15 मिनट का, कोई आधे घंटे का, कोई 1 घंटे का। तो इस तरीके से 1 मई 2025, 2 मई, 3 मई को मैंने सारे वीडियोस अपलोड किए बच्चों के फास्ट रिवीजन के लिए, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के नाम से। फिर मैंने इन 32 चैप्टर को कंपाइल करके एक वीडियो बनाया, जो कि 13 घंटे 13 मिनट 13 सेकंड का वीडियो था, और इस वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया। 4 मई को जो एग्जाम हुआ, इस वीडियो से 75 क्वेश्चन सीधे सीधे आए। ये पूरी 1 घंटे की वीडियो, इसको देखिएगा जरूर, आपको सीखने को समझने को मिलेगा कि एनसीईआरटी एक्चुअली हमें पढ़नी कैसे है। केवल हवाबाजी करने से काम नहीं चलेगा, डीपली आपको एसेस करना पड़ेगा ये बात। और चलिए जरा कुछ सवाल मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर हर क्वेश्चन में आपको यहां पर क्वेश्चन का नंबर मिलेगा, और पूरे में ये नहीं कि कुछ रैंडमली आपको सवाल दिखाऊंगा। पूरी वीडियो आप देखेंगे, एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 75 सवाल एक एक करके मैंने आपको करके दिखाए हैं। पहला सवाल ये, जैसे यहां पर आपको रैंडमली मैंने खोल के दिखाया हुआ है, इसको मैं प्ले करता हूं। नेम द क्लास ऑफ एंजाइम दैट यूजुअली, या डिहाइड्रोजनेज है, जो कि अभी उस वीडियो का रेडॉक्स पार्ट रिएक्शन आपको कराता दिखाई है। दे रहा है। मतलब यहाँ पर एस दिखाई दे रहा है, एस रिड्यूस फॉर्म में रिएक्शन के बाद ऑक्सीडाइज हो गया, और एस डैश ऑक्सीडाइज है तो ये रिड्यूस फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर ट्रांसफरेज ग्रुप ट्रांसफर करता है, लेकिन ये ग्रुप जो हो ये हाइड्रोजन के अलावा और भी कोई होना चाहिए। ये अगला सवाल आ गया। तो हर सवाल यहां पर 10 सेकंड के लिए आपके सामने आएगा, द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। और इसके बाद वो 13 घंटे की वीडियो का एक पार्ट आएगा लेकिन जहां कुछ पर ये बात एंजाइम को मैंने अपना बताई काम है। करने के लिए प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी चाहिए। ऐसे एंजाइम को होलो एंजाइम कहते हैं, और इन होलो एंजाइम में प्रोटीन पार्ट को नाम दिया जाता है एपो एंजाइम। ये अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कंटेन हीम एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक होते हैं जो कि टाइटली बाउंड करते हैं एपो एंजाइम के साथ में। एग्जाम्पल हमारे पास है हीम। फिर ये मैचिंग कॉलम टाइप क्वेश्चन और एकदम चैप्टर वाइज सवाल हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो चैप्टर 1 से चैप्टर 19 तक क्लास 11, फिर चैप्टर क्लास 12 स्टार्ट हो जाएगा। लीफ में कई तरह के पिगमेंट होते हैं जिन्हें पेपर क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट किया जा सकता है, और इन पिगमेंट के कलर आपको ध्यान रखने, क्लोरोफिल ए जो होता है ब्राइट और ब्लू ग्रीन होता है। तो इस तरीके से एक एक करके मैंने 75 क्वेश्चन यहां पर पूरे वीडियो में आपको दिखा रखे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप केवल 13 घंटे की वीडियो कर लेंगे तो आप एग्जाम में 75 क्वेश्चन कर पाएंगे। ये उस बच्चे के लिए जिसने साल भर बहुत अच्छे से मेहनत की है और आखिरी में वो चाहता है क्विक रिवीजन के लिए। क्योंकि आप अगर एनसीईआरटी के 32 चैप्टर पलटना चाहें तो कितना टाइम आपको लगेगा, लेकिन मैं यहां पर क्विक रिवीजन के फॉर्म में ये आपसे करा सकता हूं। आप 13 घंटे में आसानी से सारे चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन नीट में उसी से आपको मिल जाते हैं। तो इसके लिए साल भर आपको 13 घंटे के लिए आपको 12 महीने मेहनत करनी पड़ेगी। केवल इसके सहारे नहीं रहेंगे कि 12 घंटे की वीडियो आएगी और आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं। इन चीजों को याद करने के लिए पूरे साल भर आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे ये सारे सवाल आपको करने, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए। साल भर आप पढ़े होंगे तभी क्विक रिवीजन में आपको फायदा होगा। जैसे सफल 2.0 बैच मैंने पढ़ाया, तो वो बैच 270 घंटे का है। और 270 घंटे सोचिए, अगर 365 दिन आप पढ़ाई करते हैं तो 1 घंटे से कम 40 मिनट का टाइम रोज आप निकालिए। 270 घंटे बेहतरीन आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पूरी आपको मैंने सिखाई, वहां पर एनसीईआरटी के पॉइंट हाईलाइट भी किए हैं। साथ ही 3200 सवाल मैंने लाइव वहां पर सॉल्व किए हैं। तो गंगवार इंस्टीट्यूट के ऐप पर जाके सफल 2.0 बैच अगर आप देखेंगे, वो आप नीट 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो, 27 के लिए तैयारी कर रहे हो, हमेशा आपके काम आएगा।
और केवल 999 में 999 रुपए में कंप्लीट बायोलॉजी के 32 चैप्टर थ्योरी और 3200 सवालों के साथ में आपको मिल रहा है। तो अगर एनसीईआरटी आपको समझ में नहीं आती, एनसीईआरटी समझने में दिक्कत होती है, आपका टीचर एनसीईआरटी से इधर उधर पढ़ाता है या एनसीईआरटी को उड़ा देता है, तो आप सफल बैच जरूर करिएगा। और उसको करने के बाद आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी एक्चुअली पढ़नी कैसे होती है। उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तब ये रिवीजन वाली जो वीडियोस है ये आपकी समझ में आएंगे और आखिर में कम टाइम में आप रिवीजन कर पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस पूरे 1 घंटे की वीडियो को आप देखिएगा, काफी कुछ सीखने और समझने को मिलेगा कि एक्चुअली हमें रिवीजन किस तरीके से करना है। और कोशिश ये करिए कि अगर ऑफलाइन क्लासेस आप कर सकते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस आप करिए। अगर कोई मजबूरी है, पैसे की समस्या है या और कोई दिक्कत, तो ऑनलाइन आप कर लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि ऑफलाइन क्लासेस आप करिए। ऑनलाइन की समस्या क्या है, ऑनलाइन में आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि चलो बाद में कर लेंगे, और रोज 7-8 घंटे की क्लासेस होती है, आप कभी उसको बैकलॉग को कवर कर नहीं पाते हैं। साथ ही साथ शुरुआत में तो एनर्जी बनी रहती है, शुरुआत में 1-2 महीने आप खूब पढ़ाई करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो एनर्जी डाउन होती रहती है। ऑफलाइन में आप टीचर से रोज मिलेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, दूसरे स्टूडेंट होंगे, तुमने ये सवाल कैसे किया, टेस्ट में कैसी परफॉर्मेंस हो रही है, ये सब ऑनलाइन में आप फील नहीं कर पाएंगे। अब वो समय चला गया कि लाइब्रेरी में बैठ के और 2-4 हजार का कोर्स लेके और आप कर पाए वो काम नहीं। नीट का जिस तरीके से लेवल अप हुआ है, 2026 का पेपर और बेहतर आएगा, तो लाइब्रेरी और ऑनलाइन के भरोसे अब काम नहीं चलेगा। इसमें ना केवल आपका टाइम वेस्ट होगा, पैसा भी वेस्ट होगा, और टाइम तो ज्यादा जरूरी है। अगर आप कुछ पैसा बचा भी लेंगे और 1-2 साल और आपके निकल जाएंगे तो इससे कोई फायदा नहीं निकलेगा। तो समझदारी से काम लें, कोशिश करें कि ऑफलाइन क्लासेस करें। कोई अगर आपके दिमाग में सवाल है तो कमेंट सेक्शन पूछिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि कैसे। और ऐसा नहीं कि मैं केवल हवाबाजी में बात कर रहा हूं, पूरे 75 सवाल 1 से लेके 75 तक चैप्टर वाइज मैंने आपको पूरे दिखाए हैं। तो इस पूरी वीडियो को, मेरे पीछे भी चल रही है वीडियो प्रॉपर तरीके से, यहां फंक्शन ऑफ टेबल चैप्टर नंबर 16 पे ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से आप देखते जाएंगे और पूरी वीडियो में आपको 1 बाय 1 सारे सवाल मिल जाएंगे। ये पोलर बॉडी वाला सवाल आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये आपको जो HNRNA वाला सवाल पूछा गया था, ये लाइट और हैवी चेन वाली जिसकी बात मैं कर रहा था, है ना। क्योंकि यहां पर कई सारे पॉइंट ऐसे थे जो एनसीईआरटी ने लैंग्वेज में नहीं लिखे थे, डायग्राम में दिखाए थे, वो भी मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया था प्रॉपर। देखिए यहां पर ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहां पर सुनिएगा जरा इसको। प्रोटीन है ये, एन टर्मिनल की तरफ एंटीजन बाइंडिंग यही सवाल पूछा था आपसे। आपको दिखाई गई छोटी वाली, बड़ी वाली जो है ये आपको दिखाई गई है हैवी चेन। ये लाइट चेन, तो 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन, ये H2L2 हो जाएगा। और एक हैवी और एक लाइट के बीच में एंटीजन बाइंडिंग साइट पाई जाती है। अब ये बातें जो एनसीईआरटी ने आपको केवल डायग्राम के थ्रू बताई थी, लैंग्वेज में नहीं दिया, तो मैंने एक्सप्लेन किया और वो सारे सवाल आपसे पूछे गए। लिम्फोइड सेल मतलब लिम्फोसाइट हो जाएंगे, वो भी हम बहुत सारे निमोनिक भी मैंने बताए थे, वो भी सब सीधे यहाँ पर पूछे गए। तो लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं बेटा, ये 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन 2 हैं, बोन मैरो एंड। ये भी सवाल आपसे आया था, ऑप्शन इन ऑप्शन 5 ऑप्शन दिए गए थे। अब आप ये तो जानते हैं कि जो बोन मैरो होती है इसमें सारी ब्लड सेल प्रोड्यूस होती है इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात करें तो ये 5 हैं, स्प्लीन, लिम्फ, इनमें से 3 पूछे गए थे आपसे। ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। तो अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे। नीट 2026 के लिए अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर दीजिए, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि रिजल्ट आने में, काउंसलिंग होने में काफी टाइम लगेगा। और बहुत सारे लोग ऐसा भी कह रहे कि 500 के नीचे कट ऑफ चला जाएगा। चला जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे सपने मत देखिए जो पूरे ना हो और टाइम भी वेस्ट हो जाए। मैं कह रहा हूं ठीक, आपका 500 नंबर है, अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, पढ़ाई नुकसान थोड़ी करेगी, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो नुकसान कर जाएगी। मान लिया आपका 500 नंबर और आप ये सोच रहे हैं कॉलेज मिल जाएगा, ठीक, अच्छी बात है, कट ऑफ 500 चला गया, आपको मिल गया, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप इस बीच पढ़ाई भी कर रहे हैं तो फिर और अच्छी बात है। लेकिन 500 आपने सोचा और कट ऑफ 500 के ऊपर चला गया, 550, 540 चला गया, और उस केस में आपने जो 1 महीने वेस्ट किया है तो वापस नहीं मिलेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि कट ऑफ के में केवल सबका प्रिडिक्शन ही चल रहा है, और 2024 में सबका प्रिडिक्शन गलत हुआ था। तो किसी के सहारे मत बैठिए,
अपनी पढ़ाई आप स्टार्ट कर दीजिए, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से भी अलग हट जाएंगे। वरना दिन रात आप यूट्यूब पे यही सर्च करते रहें कितना कट ऑफ जाएगा, और सब लोग ना व्यूज बनाने के लिए नई नई वीडियो बनाएंगे, और उसमें कोई बताएगा 450 जाएगा, कोई 400 जाएगा, आप खुश होते रहेंगे, सपने देखते रहेंगे, बाद में वो सपना टूट जाएगा। तो इसलिए अपनी पढ़ाई करिए। कट ऑफ कम चला गया, आपको कॉलेज मिल गया, बहुत अच्छी बात, कोई नुकसान तो हुआ नहीं पढ़ने का। लेकिन अगर उतने नंबर पे कॉलेज नहीं मिला आपको, तब फिर बहुत तकलीफ होगी। तो इसलिए अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। ट्रू रूट स्टेम लिप टेरिडोजिम्नोर एनजीओ में आपको मिलेगा। इनकी बॉडी सबस्ट्रेटम से अटैच होती यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर राइजोइड के द्वारा। इनमें रूट लाइक स्टेम लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट की हैप्लॉइड होती है और ये गैमीट प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसे गैमिटोफाइट कहते हैं। सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहा जाता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम कहा जाता है। एंथ्रीडियम बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइट यानी स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, और आर्चिगोनियम फ्लास्क शेप की होती है जो कि सिंगल एग प्रोड्यूस करती है। एंथ्रोजॉइड को पानी में रिलीज कर दिया जाता है और वाटर में ये एक्टिवली स्विम करते हैं, क्योंकि बाइफ्लैजिलेटेड है, तो फ्लैजिला से स्विम करते हुए आर्चिगोनियम तक पहुंचेंगे, और आर्चिगोनियम के अंदर जो एग है उससे फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट में तुरंत मेयोसिस नहीं होगी, जाइगोट डेवलप होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, और उस एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनेगा। जो स्पोरोफाइट है ये फ्री लिविंग नहीं होता, ये खास बात है ब्रायो के लिए, और ये फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से अटैच रहेगा और उससे नरिशमेंट ऑब्टेन करेगा। अब स्पोरोफाइट जो होता है वो फुट सीटा कैप्सूल में डिफ्रेंशिएट होगा। कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल होंगे, स्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस होगा, जिससे हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे और स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाएंगे, जो इनकी डोमिनेंट फेज होती है मेन प्लांट बॉडी, और वहीं से हमने लाइफ को पढ़ना शुरू किया था। लिवर वर्ट की अगर बात करें तो इसमें एग्जाम्पल मार्केंशिया है, जिसकी बॉडी थैलोइड नेचर की होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवर वर्ट में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा या मदर सेल में मियोसिस के बाद स्पोर बनता है, और स्पोर डिस्पर्सल की यहाँ पर इलेबोरेट मैकेनिज्म होती है। शायद आपने पेरिस्टोम 30 सुना हो कभी। 3 एग्जाम्पल हैं, ठीक, सभी स्पोर एक जैसे होते हैं। ऐसे प्लांट ऐसे प्लांट को होमोस्पोरस कहा जाता है, लेकिन अगर सिलेजनेला और साल्विनिया की बात करें, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है और ये सीड कवर्ड नहीं होते हैं। 2 बंडल बनाते हैं तो इसे डाइडल्फस कहते हैं पी में, और अगर 2 से ज्यादा बंडल बनाते हैं तो इसे पॉलीडल्फस कहते हैं, जैसे सिट्रस में। कोन पाए जाते हैं, कोन का वैसे जो कोन है वो जिम्नो का फीचर है, लेकिन सिलेजिनेला और इक्विसिटम जैसे कुछ प्लांट हैं टेरिडो में जहां पर कोन पाए जाते हैं। और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल होती, जिनमें मियोसिस के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना, सॉरी स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोर मदर सेल स्पोर का फॉर्मेशन करती हैं, और स्पोर जर्मिनेट करके बनाता है गैमेटोफाइट, जिसे प्रोथैलस कहते हैं। और ये प्रोथैलस इनकॉन्स्पिकुअस अस्पष्ट होता है, स्मॉल बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट होता है। देखो यहाँ पर गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, टेरिडो अकेले प्लांट है जहां पर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। गैमेटोफाइट को ग्रो करने के लिए कूल डैम्प और सैडी प्लेस चाहिए, और इसीलिए जो टेरिडोफाइट होते हैं इनका जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही लिमिटेड है, ये नैरो एरियाज में पाए जाते हैं। गैमेटोफाइट के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया पाए जाते हैं। वाटर की रिक्वायरमेंट होती है मेल गैमेट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। चौथा डिवीजन हमारे पास यहाँ पर है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में जिम्नोस का मतलब नेकेड होता है और स्पर्मा का मतलब सीड होता है।
डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता, माउथ लोअर या वेंट्रल साइड और एनस अपर या डॉर्सल साइड एकदम हम लोग की तरह की कंडीशन पाई जाती है। इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जो एलसीआर में हेल्प करता है। लैंसिलेट कॉमनली कहा जाता है। ये एसिडिया का डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। अब वर्टिब्रेटा की बात करें तो वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड जो होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है और ये रिप्लेस कर दिया जाता है। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट। और अब इस चैप्टर में यही 7 क्लास आपको खाली पढ़ने हैं। तो पहला क्लास यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, क्लास नंबर 1, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। फ्लावर रेडियली सिमेट्रिकल हो सकते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक हो सकते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री पाई थी मस्टर्ड, धतूरा और चिली में। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, कुछ सिंबल होते हैं जो यूज करने होते हैं, जैसे के कैलिक्स को बताता है, सी करोला को, पी पेरियन को, एंड्रोशियम को, जी गाइनोशियम को। जी के नीचे डैश लगा तो सुपीरियर ओवरी, ऊपर लगा है तो इन्फीरियर ओवरी। मेल का सिंबल, फीमेल का, बाइसेक्सुअल का सिंबल। वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट और ओपन होते हैं, एंडार्च प्रोटोजाइलम होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो पिथ लार्ज एंड वेल डेवलप, क्योंकि मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम। अब मोनोकॉट स्टेम की बात करें तो इसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल सा होगा। जो हाइंड लिम्ब होते हैं उनमें 5 डिजिट होती हैं, ये लार्जर और मस्कुलर होते हैं 4 लिम्ब की तुलना में। 4 लिम्ब में केवल 4 ही डिजिट होती हैं। फीट यहाँ पर वेब्ड होते हैं जो स्विमिंग में मदद करते हैं। और फ्रॉग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। कैसे? मेल फ्रॉग में साउंड प्रोड्यूसिंग ओकल सैक होते हैं जो फीमेल में नहीं होते हैं। जो टर टर की आवाज निकालता है मेढक वो मेल होता है, फीमेल आवाज नहीं निकाल सकती है, उसमें ओकल सैक होते नहीं। अनडाइजेस्टेड जो सॉलिड वेस्ट होता है वो रेक्टम में जाता है और यहाँ से क्लोएका के द्वारा बॉडी के बाहर जाता है। रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं जरा यहाँ पर। तो फ्रॉग लैंड और वाटर में अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन करता है, अलग अलग मेथड से। वाटर में जब रहता है तो स्किन एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करती है जिसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। हार्ट की बात करें तो हार्ट जो होता है 3 चैम्बर्ड होता है, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल होता है। और ये पेरिकार्डियम से कवर्ड होता है। एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर जिसे साइनस वेनोसस कहा जाता है राइट एट्रियम से जुड़ता है। ventricle open into a sac like conus arteriosus on the ventral side of heart। तो ventricle से conus arteriosus कनेक्ट होता है। अब यहाँ पर स्पेशल वेनस कनेक्शन पाए जाते हैं बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन, जिसे हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। शेप को डिटरमाइन करता है और साथ ही साथ बैक्टीरिया को बस्टिंग और कोलेप्सिंग से बचाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होती है। और सेल मेम्ब्रेन में जो फोल्डिंग होती है उन्हें मीसोसोम का नाम दिया जाता है। मीसोसोम वेजिकल ट्यूब्यूल लैमेली के फॉर्म में होती है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। सिस्टर्नी में 2 फेस होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स सिस और फॉर्मिंग फेस और दूसरा होता है कॉनकेव ट्रांस और मैच्योरिंग फेस यहाँ पर होता है।
जो इनर कंपार्टमेंट होता है उसके अंदर मैट्रिक्स भरा होता है। ठीक है। राइबोसोम को डिस्कवर किया गया जॉर्ज पैलेट के द्वारा 1953 में। ये आरएनए और प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं और इन पे कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s टाइप के होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s होते हैं। 80s राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट 60s और छोटी 40s होती है। सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप की जो लिपिड होती है वो हमारे न्यूरल टिश्यू में पाई जाती है। एक्चुअली ये ग्लाइकोलिपिड होती हैं। अब बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड के बारे में। तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड हमारे पास जो एक सिलेबस में है वो है नाइट्रोजन बेसेस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन, जहां पर एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन्स होते हैं और बाकी जो तीन दिए गए वो पिरिमिडीन होते हैं। जब सुगर और बेस अटैच होते हैं तो इन्हें न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है, और जब न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं इन्हें। एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन ये सब न्यूक्लियोसाइड हैं, जबकि एडेनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड और साइटिडाइलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड है। रिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज है जो कि रेडॉक्स रिएक्शन कराता है। मतलब यहाँ पर एस दिखाई दे रहा है, एस रिड्यूस फॉर्म में, रिएक्शन के बाद ये ऑक्सीडाइज हो गया, और एस डैश ऑक्सीडाइज है तो ये रिड्यूस फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर ट्रांसफरेज ग्रुप ट्रांसफर करता है, लेकिन ये ग्रुप जो हो ये हाइड्रोजन के अलावा और भी कोई होना चाहिए। लेकिन कुछ एंजाइम को अपना काम करने के लिए प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी चाहिए। ऐसे एंजाइम को होलो एंजाइम कहते हैं, और इन होलो एंजाइम में प्रोटीन पार्ट को नाम दिया जाता है एपो एंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक होते हैं जो कि टाइटली बाउंड करते हैं एपो एंजाइम के साथ में। एग्जाम्पल हमारे पास है हीम। लीफ में कई तरह के पिगमेंट होते हैं जिन्हें पेपर क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट किया जा सकता है, और इन पिगमेंट के कलर आपको ध्यान रखने। क्लोरोफिल ए जो होता है ब्राइट और ब्लू ग्रीन होता है। कार्बोक्सिलेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बेटा कार्बोक्सिलेशन में रुबिस्को एंजाइम का यूज होता है, और प्राइमरी जो एक्सेप्टर है वो आरयूबीपी है। तो आरयूबीपी CO2 को एक्सेप्ट करता है, और इससे दो मॉलिक्यूल बनते हैं 3PCA के। अब यहाँ पर आपको 5 कॉम्प्लेक्सेस दिए गए जो याद करने। कॉम्प्लेक्स 1 इज द NADS डिहाइड्रोजनेज। कॉम्प्लेक्स 2 इज द, कॉम्प्लेक्स 2 कहाँ से चला गया, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज होता है, यहाँ पर लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। कॉम्प्लेक्स 3 जो होता है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स 4 इज द, ये देखिए सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है वो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज होता है। IA एडिनिन डेरिवेटिव होते हैं N6 फॉर्फ्यूलिन काइनेटिन, ये साइटोकाइनिन हो गया। कैरोटीनॉइड के डेरिवेटिव हैं एब्सिसिक एसिड, और टर्पीन डेरिवेटिव होते हैं जिब्रेलिक एसिड, और जो इथाइलिन है गैसियस PGR होता है। तो ये 5 कैटेगरी के यहाँ पर आपको PCR दिए गए, जिनको दो बेसिक ग्रुप में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक वो कैटेगरी होती है जो ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करती है, इन्हें ग्रोथ प्रमोटर कहा जाता है, और दूसरे होते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हैं। दूसरे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की बात करें तो इसमें इथाइलिन आ जाएगा, है ना, एब्सिसिक एसिड आ जाएगा, और जो ओल्डर या मैच्योर लीफ और फ्रूट होते हैं उनको एब्सिसन यानी प्लांट से गिराने में हेल्प करता है।
ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन लेटरल या एक्सिलरी बट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, इसे एपिकल डोमिनेंस कहा जाता है, और इसका यूज हेज मेकिंग, झाड़ियां बनाने के लिए और टी प्लांटेशन के लिए किया जाता है। लेटरल शूट ग्रोथ, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है साइटोकाइनिन हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। साथ ही ये प्रमोट करते हैं न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को एंड हेल्प टू डिले exclusively for circulation of blood to and from the cardiac musculature। अब आते हैं रेगुलेशन की बात करते हैं। तो हार्ट की जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो इंट्रिंसिकली रेगुलेटेड होती हैं, यानी ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशल मसल्स नोडल टिश्यू के द्वारा। हेंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक। अब एक स्पेशल न्यूरल सेंटर पाया जाता है मेडुला रीजन में, जिसे हम कार्डियोवैस्कुलर सेंटर सीवीसी कहते हैं, और ये मॉडरेट करता है कार्डियक फंक्शन को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये इंक्रीज करता है हार्ट बीट के रेट को, मतलब हार्ट रेट को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को, और देयर बाय कार्डियक आउटपुट। जबकि पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, ये डिक्रीज करता है हार्ट रेट को, ये डिक्रीज करता है स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को, और देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। अब तीसरा स्टेप है सिक्रीशन। तो यूरिन फॉर्मेशन के समय जो ट्यूबुलर सेल होती हैं, मतलब जो रीनल ट्यूब्यूल की सेल होती हैं, वो कई सब्सटेंस को सिक्रीट कर देती हैं फिल्ट्रेट के अंदर, जैसे हाइड्रोजन आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, अमोनिया हो गया, इनको फिल्ट्रेट में सिक्रीट कर दिया जाता है। और ये जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है ये आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने में और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आते हैं फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स की बात करते हैं। तो जैसे अगर हम पीसीटी की बात करें बेटा, सबसे पहले पीसीटी की अगर बात की जाए तो पीसीटी का क्या फंक्शन हो जाएगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी में सबसे पहले सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होती है। ब्रश बॉर्डर होने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, नियरली ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर रीअब्सॉर्ब होते हैं पीसीटी में। पीसीटी पीएच को मेंटेन करने में, आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने में भी रोल प्ले करता है, और यहाँ पर सिक्रीशन होता हाइड्रोजन आयन और अमोनिया का। और इसके अलावा यहाँ पर पोटेशियम आयन और बाइकार्बोनेट आयन का एब्जॉर्प्शन होता है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर डायग्राम में ये चीज़ दिखाई गई। पोटेशियम की अगर हम बात करें तो पोटेशियम का रीअब्सॉर्प्शन यहाँ दिखाया गया है, नई एनसीईआरटी में लैंग्वेज में भी सही कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड पोटेशियम आयन, लेकिन पोटेशियम आयन जो होता है इसका सिक्रीशन नहीं होता है। पोटेशियम आयन का एब्जॉर्प्शन होता है बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम आयन। ठीक, पोटेशियम आयन का अब एब्जॉर्प्शन याद करोगे आप, क्योंकि डायग्राम में दिखाया गया, लैंग्वेज में भी सही कर दिया गया है। हेनलेज लूप की बात करते हैं। तो रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब। तो पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है और हेनलेज लूप के असेंडिंग लिम्ब में मिनिमम हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है लूप ऑफ हेनले की, ये परमेबल होती है वाटर के लिए बट इम्परमेबल इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है। असेंडिंग लिम्ब में इसका उल्टा याद कर लेना, ठीक है। और इस वजह से जब फिल्ट्रेट मूव करता है डाउन तो कंसंट्रेट होता जाता है, और असेंडिंग लिम्ब में जब ऊपर जाता है तो वो डाइल्यूट होता जाता है, इट गेट डाइल्यूटेड। अब डीसीटी की बात करें तो यहाँ पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम और वाटर का। ठीक है, सोडियम और वाटर का। सोडियम के लिए यहाँ पर कंडीशन है एल्डोस्टेरोन हार्मोन की, और वाटर के लिए एडीएच चाहिए यहाँ पर। साथ ही साथ डीसीडी यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन करता है बाइकार्बोनेट का, और सिक्रीशन करता है हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनियम आयन का, या अमोनिया का आप कह सकते हो। ठीक है, अब आते हैं कलेक्टिंग डक्ट की बात करते हैं। तो कलेक्टिंग डक्ट में एनसीईआरटी ने कहा है कि ये डक्ट कॉर्टेक्स से मेडुला तक एक्सटेंड करती है, और यहाँ पर लार्ज अमाउंट में वाटर का रीएब्सॉर्प्शन होता है।
साथ ही साथ इस सेगमेंट से स्मॉल अमाउंट में जो यूरिया है ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जाता है ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए, और यहाँ पर सिक्रीशन होता है हाइड्रोजन और ग्रोथ हार्मोन जीएच, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, इसके अलावा ACTH, LH एंड FSH। फटीग लीडिंग टू डिजीज कॉल्ड एडिशन डिजीज, अंडर सिक्रीशन यानी हाइपो की वजह से बीमारी होती है। यहाँ पर आपको एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला दिखाए गए हैं। एड्रेनल मेडुला की बात करें बेटा तो यहाँ से दो हार्मोन निकलते हैं, एड्रेनालिन या इसी को एपिनेफ्रिन कहते हैं, और दूसरा एस्ट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो एस्ट्रोजन को सिक्रेट किया जाता है पार्स इंटरमीडिया से एक हार्मोन निकलता है मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। ह्यूमन के केस में पार्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट मर्ज होता पार्स डिस्टालिस से। न्यूरोहाइपोफाइसिस को पार्स नर्वोसा या पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, और ये दो हार्मोन को स्टोर और फटीग लीडिंग टू डिजीज कॉल्ड एडिशन डिजीज, अंडर सिक्रीशन यानी हाइपो की वजह से बीमारी होती है। यहाँ पर आपको एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला दिखाए गए हैं। एड्रेनल मेडुला की बात करें बेटा तो यहाँ से दो हार्मोन निकलते हैं, एड्रेनालिन या इसी को एपिनेफ्रिन कहते हैं, और दूसरा नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन। इनको एक साथ मिला के कैटेकोलामीन्स कहा जाता है। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं ये इमरजेंसी सिचुएशन में निकलते हैं, इसलिए इन्हें इमरजेंसी हार्मोन या हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट कहा जाता है। ये अलर्टनेस को बढ़ाते हैं, प्यूपिलरी डायलेशन, पाइलोरेक्शन, रेजिंग ऑफ एयर, स्वेटिंग। ये हार्ट बीट को बढ़ाते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। इसके अलावा कैटेकोलामीन जो होते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन कराते हैं, जिससे हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड GIT। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं हार्ट से एक हार्मोन निकलता है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ANF। ये भी पेप्टाइड हार्मोन है जो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने का काम करता है। इसके अलावा किडनी में जो जेजी सेल्स होती हैं वो एरिथ्रोपोइटिन को सिक्रीट करती हैं, है ना, और ये एरिथ्रोपोइसिस को यानी RBC फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। GIT में जो सेल होती है उनसे चार मेजर पेप्टाइड हार्मोन निकलते हैं, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, CCK एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड GIP। गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक ग्लैंड पर एक्ट करता है और सिक्रीशन कराता है HCl का और पेप्सिनोजन का। सिक्रेटिन एक्सोक्राइन पेनक्रियास पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट सिक्रीशन कराता है वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन का। CCK एक्ट करता है जो आउटर थ्री वॉल लेयर होती हैं ये फंक्शन करती हैं प्रोटेक्शन का और डेhiscence में मदद करती हैं ताकि पॉलन ग्रेन रिलीज हो। और इनरमोस्ट जो वॉल लेयर है टैपिटम, ये नरिशमेंट करता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन का। टैपिटम की जो सेल होती है इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और साथ ही साथ एक से ज्यादा न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एक ओव्यूल के अंदर जनरली सिंगल एम्ब्रियो सैक होगा जो कि एक मेगा स्पोर से डेवलप होगा। ठीक है, अब करें मेगा स्पोरोजेनेसिस का फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल के अंदर जनरली एक सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ डिफरेंशिएट होगी न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस की कोई एक सेल मेगा स्पोर मदर सेल में डेवलप हो जाएगी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वाली, और उसके बाद में क्या होगा, ये जो मेगा स्पोर मदर सेल MMC है ये इसमें मियोसिस होगी, और मियोसिस होने से चार मेगा स्पोर बनेंगी, 4 मेगा स्पोर बनेंगे, और इन 4 में से ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट में एक फंक्शनल रहेगी, वन ऑफ द मेगा स्पोर्स इज फंक्शनल, अदर 3 डिजेनरेट कर जाएंगे। अब जो फंक्शनल मेगा स्पोर है ये फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक में डेवलप होगी, और एक
सिंगल मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सैक बनने के प्रोसेस को कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहेंगे। तो कैसे होगा एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट? अब जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, हैप्लॉइड है, इसका जो न्यूक्लियस है वो माइटोसिस से डिवाइड करेगा और दो न्यूक्लियाई बनाएगा जो अपोजिट पोल पे चले जाएंगे और इससे टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा। ये आप देख सकते हैं, टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। फिर दूसरी माइटोसिस होगी, 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, फिर 3 बार माइटोसिस होगी, तीसरी बार में 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। और ये तीनों माइटोटिक डिवीजन फ्री न्यूक्लियर होते हैं। Two more sequential mitotic nuclear division result in formation of 4 nucleate and 8 nucleate stages of embryo sac. It is of interest to note that these mitotic division are strictly free nuclear, मतलब कि न्यूक्लियर डिवीजन के तुरंत बाद सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा। आफ्टर 8 न्यूक्लिएट स्टेज सेल वॉल आर लेट डाउन। तो 3 ये सेल हो गई, 3 एंटीपोडल हो गई और एक सेंट्रल सेल, 7 सेल हो गई। न्यूक्लियाई अगर देखें तो 8 हो जाएंगे यहां पर। ठीक है, अब कह रहे हैं कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो 3 सेल हैं वो एग एपरेटस बनाती हैं, और जो एग एपरेटस है उसमें 2 सिनर्जिड होंगी और एक एक्सेल यानी फीमेल गैमेट, इसी को तो हम बनाना चाह रहे थे। अब सिनर्जिड जो होती है इनमें कुछ थिकनिंग होती है जिन्हें फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं, और ये गाइड करती हैं पॉलन ट्यूब को सिनर्जिड के अंदर आने के लिए। चलाजल इनकी तरफ जो 3 सेल होती है उन्हें एंटीपोडल का नाम दिया जाता है, और लार्ज सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं। अच्छा, अब इन प्लांट में जो पॉलन ग्रेन है उनको भीगने से बचाने के लिए, वेटिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। यहां पर आप देख सकते हैं ये स्कुटेलम है, ग्रास में स्कुटेलम कॉटलिडन को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम एम्ब्रियो की बात करते हैं तो एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटलिडन होते हैं। डाइकॉट में जनरली, या लेग्यूम की जैसे बात करें, लेग्यूम दाल वाले हो गए, इनमें जो कॉटलिडन होता है वो थिक और श्वेलन होता है फूड के स्टोरेज की वजह से। अब करें मैच्योर सीड जो होते हैं वो नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस हो सकते हैं। नॉन एल्बुमिनस को एक्स एल्बुमिनस कहते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड में कोई भी रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं बचता है क्योंकि कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता। पी हो गया, ग्राउंडनट हो गया, है ना। इसके अलावा जैसे पी, ग्राउंडनट, ग्राम, चने की बात कर लें, ये सब नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। एल्ब्यूमिनस सीड रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, और इन्हें एंडोस्पर्मिक सीड या एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। जैसे वीट, मेज, बार्ली, कैस्टर, ये सब हो जाएंगे। अपने कुछ सीड में जैसे ब्लैक पेपर और बीट की बात करें तो यहां पर रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस पाया जाता है जिसे पेरी स्पर्म के नाम से जानते हैं। एफएसएच सर्टोली सेल पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है कुछ फैक्टर के रिलीज को, और ये जो फैक्टर होते हैं स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। अब स्पर्म की बात करें स्ट्रक्चर की तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इसके 4 पार्ट है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। ये डायग्राम यहां दिखाया गया है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल आपको नजर आ रहा है। अब यहां पर पूरी बॉडी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करती है। हेड की बात करें तो स्पर्म हेड के अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है जिसके इंटीरियर पोर्शन पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम के अंदर एंजाइम होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट यानी मंकीज, एप एंड ह्यूमन बीइंग की फीमेल जो होती है उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है।
and stimulate follicular development as well as secretion of estrogen by growing follicle. Both LH and FSH attain a peak level in the middle of cycle about 14th day. Rapid secretion of LH leading to its maximum level during the mid cycle called the LH surge. Inner theca interna and outer theca externa. It is important to draw your attention that it is at this stage, मतलब टर्सरी फॉलिकल के स्टेज पर प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle grow in size and complete its first meiotic division जो अरेस्ट हो गया था. इट इज अनइक्वल डिवीजन. अब देखिए यहां पर करें जो सेमाइनल प्लाज्मा है वो स्पर्म के साथ मिलके सीमेन का फॉर्मेशन करता है. The process of formation of mature female gamete is called oogenesis. और oogenesis कह रहे हैं कि मार्केटली स्पष्ट रूप से स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंट है. oogenesis की शुरुआत कब होती है? oogenesis की शुरुआत एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज से हो जाती है. ये क्षमता होती कि हर टिश्यू और ऑर्गन का फॉर्मेशन कर सकें. अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कौन कौन सी मुख्य घटनाएं होती हैं वो देख लेते हैं यहां पर हम लोग. तो हम ये जानते हैं कि जो प्रेगनेंसी होती है वो 9 मंथ की होती है. और 9 मंथ की प्रेगनेंसी में सबसे पहले आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म्ड. एम्ब्रियोज हार्ट बन जाता है और हार्ट बीट को हम स्टेथोस्कोप के द्वारा आसानी से सुन सकते हैं. By the end of 2nd month of pregnancy, the fetus develop limbs and digit. By the end of 12 week यानी 3 मंथ के बाद या फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद most of the major organ system are formed. For example, the limbs and external genital organs are well developed. पहला जो मूवमेंट होता फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ. बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स यानी एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर या 6 मंथ के बाद बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर, आईलेट्स सेपरेट एंड आईलैशेस आर फॉर्म्ड. स्टार्च ग्रेन साइज को भी कंट्रोल करा, सीट शेप को भी कंट्रोल करा, 2 करेक्टर कंट्रोल करा. एक जीन अगर एक से ज्यादा करेक्टर कंट्रोल करता तो ये आपका पिलोट्रॉपी का केस बन जाता है. ठीक, अब आते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन. इसे हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं. तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 करेक्टर लेंगे और 2 करेक्टर का मतलब 4 ट्रेट यहां पर हो जाएंगी. तो सीधे आपको यहां पर ध्यान रखना, देखो राउंड येलो लिया यहां पर और इधर रिंकल्ड ग्रीन लिया गया. जब इनका क्रॉस कराएगा तो F1 राउंड येलो मिला, मतलब एक पेरेंट की तरह है, तो यहाँ डोमिनेंस एप्लीकेबल हो गया. और F2 जनरेशन में बात करें तो फिनोटाइप का रेशियो 9:3:3:1 आएगा, जिसमें 9 में दोनों ट्रेट डोमिनेंट है, 1 में दोनों रिसेसिव हैं. अब यूकैरियोट की अगर बात करते हैं तो यूकैरियोट में पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन पाई जाती है जिन्हें हिस्टोन कहा जाता है. हिस्टोन की बात करें तो हिस्टोन रिच होती हैं हायर लेवल पे पैकेजिंग के लिए कुछ और प्रोटीन चाहिए जिन्हें नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन एनएससी प्रोटीन कहा जाता है. और अगर हम क्रोमैटिन की बात करें तो बेटा क्रोमैटिन 2 तरह का होता है, एक को यू क्रोमैटिन कहते हैं और दूसरे को हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं. जो यू क्रोमैटिन होता है वो लूजली पैक्ड होता है, स्टेंस लाइट होता है और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है. जबकि अगर हम हेट्रोक्रोमैटिन की बात करते हैं तो हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है ये डेंसली पैक्ड होता है. जो हेट्रोक्रोमैटिन है ये आरएनए का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है. सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल. तो जेनेटिक मटेरियल की सर्च के लिए जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जो कि 1928 में ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट के द्वारा किया गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. लेकिन सभी वैज्ञानिक इनसे सहमत नहीं हुए. तो किससे सहमत होंगे? हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट. तो हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट के बारे में कहा था अनइक्विवोकल प्रूफ, यानी अब कोई संदेह नहीं रह जाएगा.
ज्यादा स्टेबल होने की वजह से स्टोरेज के लिए बेहतर है, लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए आरएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल है। और अगर हम देखें तो आरएनए पहले इवॉल्व हुआ, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। और आरएनए की अगर हम बात करें तो आरएनए से ही डीएनए का विकास हुआ, डीएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम आरएनए विद केमिकल मॉडिफिकेशन। केमिकल मॉडिफिकेशन दो तरह की हुई है, शुगर और बेस में। शुगर में 2 प्राइम पे OH की जगह O गायब हुआ, मतलब डीऑक्सीजनेशन हुआ। ठीक, अब यहां पर अगर आरएनए पॉलीमरेज की बात करें बेटा, तो आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन के लिए इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा से अटैच करता है, और टर्मिनेशन के लिए टर्मिनेशन फैक्टर रो से अटैच करता है। यहां भी आप देख सकते हैं सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन के लिए, mRNA does not require any processing to become active। यहां पर mRNA को किसी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं, जबकि यूकैरियोट में mRNA बनने के लिए प्रोसेसिंग चाहिए, क्योंकि यहां पर hnRNA बनता है। तो यूकैरियोट में दो कॉम्प्लेक्सिटी, एक तो हमने जान ली 3 आरएनए पॉलीमरेज कम से कम चाहिए, और दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है, जिसे hnRNA कहते हैं, उसमें एक्सॉन और एंट्रॉन दोनों होते हैं, और वो नॉन फंक्शनल होता है, और इसलिए उसमें हमें प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, जिसमें स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग करनी पड़ती है। स्प्लाइसिंग में हम क्या करते हैं? एंट्रॉन को रिमूव करते हैं और एक्सॉन को ज्वाइन करते हैं एक प्रॉपर सीक्वेंस में। अब hnRNA जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, इसमें हम कैपिंग और टेलिंग भी करते हैं। कैपिंग में क्या करते हैं? एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड करते हैं 5 प्राइम एंड पे, और टेलिंग में अगर हम बात करें तो एडिनाइलेट रेजिड्यू 200 से 300 ऐड करते हैं 3 प्राइम एंड पे टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में, और तब हमें मिलता है mRNA, और ये ट्रांसपोर्ट होके न्यूक्लियस से जाता है साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन के लिए। यहाँ दिखाई भी गया है, यहाँ आप देख सकते हैं कैपिंग दिखाई गई, कैपिंग 5 प्राइम एंड पे मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की है ना। ये आरएनए स्प्लाइसिंग दिखाई दे रही, जहां पर इंट्रॉन को हटाते हैं और एक्सॉन को आपस में जोड़ देते हैं। पॉली एडिनाइलेशन मतलब टेलिंग कर रहे हैं, पॉली एडिनाइलेट टेल यहाँ पर लगा रहे हैं 3 प्राइम एंड पे, और ये मैसेंजर आरएनए बना। और जो एंट्रॉन का प्रेजेंस है, ये रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी यानी प्राचीनता की याद दिलाता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की बात करें तो जेनेटिक कोड में सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि भैया जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है, ये बात किसने बताई थी? तो ये बात सबसे पहले बताई गई थी जॉर्ज गैमो के द्वारा। तो इनका कोई डायरेक्ट कोडिंग में रोल नहीं है, लेकिन ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को, डायनामिक्स को और इवोल्यूशन को समझने में हेल्प करते हैं। और होमोलॉगी कॉमन एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। होमोलॉगी इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है। अब एनालॉगी की अगर हम बात करते हैं तो एनालॉगी में क्या होता है कि ओरिजिन डिफरेंट होती है लेकिन फंक्शन सेम होते हैं। तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, ठीक है, ये एनाटॉमिकली डिफरेंट है लेकिन उड़ने का ही काम करते हैं, तो ये एनालॉगस स्ट्रक्चर हो जाएंगे, और ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास एग्जाम्पल हैं, आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड मैमल्स, फ्लिपर्स ऑफ द पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, है ना। और इसके अलावा पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। इम्यूनिटी का मतलब है ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म प्रोवाइडेड बाय इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो तरह की है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
अब एंटीबॉडीज हम पढ़ चुके हैं, लिम्फोइड सेल मतलब लिम्फोसाइट हो जाएंगे, वो भी हम पढ़ चुके हैं। लिम्फोइड ऑर्गन और टिश्यू जान लेते हैं। तो लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं बेटा ये दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन दो हैं, बोन मैरो एंड थाइमस, बोन मैरो एंड थाइमस। अब आप ये तो जानते हैं कि जो बोन मैरो होती है इसमें सारी ब्लड सेल प्रोड्यूस होती है इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात करें तो ये पांच हैं, स्प्लीन, lymph node, tonsil, pair patches of small intestine and appendix. कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, कैसे पता लगता है बीमारी का? तो कैंसर के डिटेक्शन के लिए क्या करते हैं? बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, ठीक है, एंड ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज सेल काउंट इन केस ऑफ ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया के लिए ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट करते हैं। बायोप्सी में क्या करते हैं? बायोप्सी में पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू कट इनटू थिन सेक्शन, एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी में स्टैंड एंड एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। अब कह रहे हैं रेडियोग्राफी, जहां पर एक्सरे यूज करते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी, सीटी स्कैन, यहां भी एक्सरे यूज करते हैं, एमआरआई, यहां पर नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज करते हैं, वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। अब इन तीनों में आपको क्या क्या ध्यान रखना, अगर हम सीटी स्कैन की बात करते हैं तो सीटी स्कैन जो होता है ये एक्सरे को यूज करता है और 3 डायमेंशनल इमेज देता है। एमआरआई की बात करें तो एमआरआई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज करता है, और ये सबसे एक्यूरेट मेथड और सबसे सेफ भी होता है। अब करें एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर, स्पेसिफिक एंटीजन आर आल्सो यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। ठीक है, अब यहां पर चलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की बात करते हैं। तो कॉमन अप्रोचेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी मतलब रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी यूज करते हैं। रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं कि रेडिएशन के द्वारा हम ट्यूमर सेल को मारते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग का यूज किया जाता है, और कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं जैसे हेयर लॉस एंड एनीमिया। अगर आपने वो देखा हो युवराज सिंह को, तो हेयर का लॉस हो गया था। मोस्ट कैंसर, ये लाइन याद करनी, मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। अब जो ट्यूमर सेल होती हैं ये इम्यून सिस्टम के द्वारा पहचाने जाने से और मारे जाने से बच जाती हैं, इसलिए पेशेंट को दिया जाता है ऐसे सब्सटेंस जिन्हें बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर कहते हैं। इसका एग्जांपल अल्फा इंटरफेरॉन। ये फंगल कॉलोनी दिखाई दे रही है और ये बैक्टीरियल कॉलोनी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक, अब पहला जो टॉपिक हमारा है, दिस इज माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, यानी घर में माइक्रोब का यूज किस तरीके से किया जाता है। डो का जो पफ्ड अप अपीयरेंस, फूला हुआ अपीयरेंस होता है, ये CO2 गैस की वजह से होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो डो हम यूज करते हैं ब्रेड बनाने के लिए, उसको फर्मेंट करने का काम बेकर्स ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी के द्वारा किया जाता है। अलग अलग वैरायटी जो चीज की होती हैं वो, उनका जो टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट होता है वो माइक्रोब की वजह से आता है, माइक्रोब की वजह से आता है। जैसे ये फर्मेंटर यहाँ पर आपको दिखाए भी गए हैं। तो सबसे पहले फर्मेंटेड बेवरेजेस की बात करते हैं। फर्मेंटेड बेवरेजेस को बनाने के लिए ईस्ट का यूज करते हैं, और ईस्ट जो होता है इसके द्वारा अलग अलग तरह की अल्कोहलिक ड्रिंक बनती, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी एंड रम। अब चूंकि सैक्रोमाइसिस का यूज यहाँ भी करते हैं ब्रीवरी इंडस्ट्री में, इसलिए इसे ब्रीवर्स ईस्ट कहते हैं, और ये माल्टेड सीरियल और फ्रूट जूसेस को फर्मेंट करता है और इससे इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। अब ध्यान ये रखना है बेटा कि अलग अलग टाइप की जो अल्कोहलिक ड्रिंक है ना, वो डिपेंड करती हैं रॉ मटेरियल पर, और साथ ही साथ टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, यानी डिस्टिलेशन किया गया है नहीं किया गया है, इसके आधार पे अलग अलग तरह की अल्कोहलिक ड्रिंक प्रोड्यूस होती हैं। जैसे वाइन और बियर की बात करें तो इनको विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस किया जाता है।
बॉटल्ड जूसेस को क्लेरिफाई करने के लिए पेक्टिनेज और प्रोटीएज नाम के एंजाइम यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पर तीन बातें जो बहुत खास हैं, एक है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज को बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकॉकस प्रोड्यूस करता है और इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा मॉडिफाई किया गया क्लॉट बस्टर के रूप में। और इसीलिए ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आईपीएम प्रोग्राम में इनका यूज करते हैं, या जब कोई इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया ट्रीट करते हैं जैसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। लास्ट टॉपिक इज माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर जो फसल की पैदावार को बढ़ाते हो, बायो मतलब जो लिविंग ऐसा काम करते हो। तो बायो फर्टिलाइजर में तीन एग्जाम्पल हमारे पास है बेटा। एक हमारे पास है बैक्टीरिया, दूसरा है फंजाई और तीसरा है साइनोबैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया दो तरह के हैं, फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में राइजोबियम बैक्टीरिया लिग्यूमिनस प्लांट की रूट में नाइट्रोजन फिक्स करता है, और अगर फ्री लिविंग की बात करते हैं तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया हमारे पास है एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरिलम। फंजाई की बात करें तो फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ में, और जिसे हम माइकोराइजा के नाम से जानते हैं, माइकोराइजा के नाम से हम लोग जानते हैं। और यहाँ पर ग्लोमस नाम का जो जीनस फंगस का है, ये माइकोराइजा का फॉर्मेशन करता है। साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो ये ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब होते हैं, और इनमें हेट्रोसिस नाम की सेल होती है जिसके द्वारा नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल नॉस्टॉक, एनाबिना एंड ऑस्लेटोरिया, ऑलरेडी इनको हम पढ़ चुके हैं। इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, और ये तो बिकम पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज। अब आते हैं टूल्स की बात कर लेते हैं। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को आरडीटी कहा जाता है। तो आरडीटी में 5 टूल चाहिए होते हैं। कौन कौन से? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, वेक्टर एंड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जो कि एक नेचुरल पॉलीमर है जिसे सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और जो डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं अपने साइज के हिसाब से अलग हो जाते हैं। जितना स्मॉलर फ्रेगमेंट होगा वो उतनी ज्यादा दूर तक मूव करेगा, फार्दर इट मूव्स, जैसे यहां पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये वेल जो है, वेल कैथोड की तरफ होगा, ये कैथोड होगा, इधर एनोड होगा। तो जितने बड़े सेगमेंट होंगे वो कैथोड या वेल की तरफ रहेंगे, और स्मॉलेस्ट वाले एनोड की तरफ रहेंगे। इन वेल के अंदर डीएनए को भरा जाता है, और आप देखें कि डीएनए का जो फ्रेगमेंट जितना छोटा उतनी दूर तक वो मूव कर रहा है। तो ये एग्रोजिल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको दिखाए गए हैं। अपने जो डीएनए सेपरेट हो गया वो तभी दिखाई देगा जब डीएनए की स्टेनिंग करेंगे इथिडियम ब्रोमाइड से, और उसके बाद उस पर यूवी रेडिएशन डालेंगे। बिना स्टेनिंग के और बिना यूवी लाइट के आपको दिखाई नहीं देगा। तो जब आप स्टेनिंग करेंगे इथिडियम ब्रोमाइड और उसके बाद यूवी लाइट डालेंगे तो आपको ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड डीएनए के नजर आएंगे, और इन बैंड को आप जेल पीस से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे एक प्रोसेस के द्वारा जिसे इल्यूजन का नाम दिया जाता है। और ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है, इन डीएनए फ्रेगमेंट को the DNA fragment purified in this way are used in constructing recombinant DNA by joining them with the cloning vector. PVU1 पे काटें तो एम्पिसिलिन एस्ट्रिंजिन सेलेक्टेबल मार्कर हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी यहां पर खत्म हो जाएगी। यही कहानी यहां पर आपको लिख के दी गई है। ठीक है, एक यहां पर अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर का यूज किया जाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन जो होता है ये एंजाइम का फॉर्मेशन करता है, और आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को बनाने वाला जो जीन है, अगर उस जीन में डीएनए को इंसर्ट कर दिया जाए तो जीन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। इसे हम लोग कहेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब आपको ध्यान क्या रखना है, अगर हम रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी की बात करेंगे तो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी कलरलेस होंगी, डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। और अगर हम नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज की बात करें तो नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज ब्लू कलर की होंगी। ब्लू कलर की जो कॉलोनी होंगी वो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगी, और रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज कलरलेस होंगी।
दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में टोबैको प्लांट। तो टोबैको प्लांट में एक निमेटोड है जिसका नाम है मिलोडिगैन इनकॉग्निशिया। ये इन्फेक्ट करता है रूट ऑफ टोबैको प्लांट। ये सवाल पूछा गया एग्जाम में। अब इससे बचने का जो तरीका उसे आरएनए इंटरफेरेंस यानी आरएनए आई कहा जाता है। ये तरीका सभी यूकैरियोट में पाया जाता है एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। इंटरफेरेंस यानी आरएनए आई कहा जाता है। ये तरीका सभी यूकैरियोट में पाया जाता है एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। The main challenge for production of insulin using recombinant DNA technique was getting इंसुलिन असेंबल इनटू मैच्योर फॉर्म। तब फिर 1983 में एली लिली नाम की एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा डीएनए के दो सीक्वेंस तैयार किए गए, चेन ए और चेन बी के लिए, और दोनों चेन को ई कोलाई में अलग अलग प्रोड्यूस कराया गया और उसके बाद में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जोड़ के ह्यूमन इंसुलिन को बनाया गया। खूब ये भी सवाल पूछा जाता है। तो उसके पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे रामदेव मिश्रा जी के बारे में। 1908 में इनका जन्म हुआ था। और रामदेव मिश्रा की अगर हम बात करें तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। तो यहाँ पर सिग्मॉइड कर्व आपको मिलेगा जिसे हम लोग विरहुस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहते हैं। है ना, कोयल पैरासाइट हो जाएगी और क्रो जो होगा ये होस्ट होगा। और इनका जो ब्रीडिंग सीजन होता है वो सेम होता है स्प्रिंग टू समर। तो ये स्पेशल केस है ब्रूड पैरासिटिज्म। कॉमेंसिलिज्म की बात करते हो तो यहाँ पर एक को फायदा दूसरे को फर्क नहीं पड़ता है। वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, सॉइल हो गया, ये एबायोटिक कंपोनेंट के आ जाएंगे, ज़्यादा डिटेल है नहीं। प्रोडक्टिविटी से शुरू करते हैं हम लोग। ये फंक्शनल कंपोनेंट है। तो कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। अब प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और प्राइमरी प्रोडक्शन को एक्सप्रेस करते हैं वेट के फॉर्म में ग्राम पर मीटर स्क्वायर या एनर्जी के फॉर्म में किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। अब जो रेट होता है बायोमास प्रोडक्शन का उसे प्रोडक्टिविटी का नाम दिया जाता है। और प्रोडक्टिविटी को अगर वेट के फॉर्म में मेजर करेंगे तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर आ जाएगा और एनर्जी के फॉर्म में किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर आ जाएगा। बस पर ईयर आपको लगा देना है प्रोडक्शन में, बस ये प्रोडक्टिविटी बन जाएगी। अब जो प्रोडक्टिविटी है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है बेटा, इसको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और जीपीपी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी एनपीपी में डिवाइड किया जाता है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? या एनर्जी के फॉर्म में किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। अब जो रेट होता है बायोमास प्रोडक्शन का उसे प्रोडक्टिविटी का नाम दिया जाता है। और प्रोडक्टिविटी को अगर वेट के फॉर्म में मेजर करेंगे तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर आ जाएगा और एनर्जी के फॉर्म में किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर आ जाएगा। डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, जैसे हर्बीओर डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए और जो कार्नियोर होते हैं वो इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। सो यू फाइंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर एंड देन टू द कंज्यूमर। और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है। जो हमारा इकोसिस्टम है वो थर्मोडायनेमिक्स के दोनों नियमों को फॉलो करता है।
ओवर एक्सप्लॉयटेशन की अगर हम बात करें तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से पिछले 500 वर्षों में स्टिलर सिकाओ, पैसेंजर पिजन जैसी जातियां एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। एलियन स्पीसीज इन्वेजन में 5 केस आपको याद करने हैं। नाइल पर्च को जब लेक विक्टोरिया में, जो कि ईस्ट अफ्रीका में इंट्रोड्यूस किया गया, तो वहां से सिचिलिड फिश की 200 से ज्यादा जातियां एक्सटिंक्ट हो गई। इंडिया के लिए अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में कैरेट ग्रास या पार्थीनियम ये इन्वेजिव है। लेंटेना हो गया, वाटर हाइसिंथ आइकॉर्निया हो गया, और साथ ही अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरीपाइनस, इसने जो इंडिजिनस देसी कैटफिशेस हैं उनके लिए खतरा पैदा कर दिया है। 500 सालों में 784 जातियां खत्म हो चुकी हैं, जिनमें से 338 वर्टिब्रेट हैं, 359 इनवर्टिब्रेट हैं, 87 प्लांट हैं। छठा एपिसोड जो है वो पहले 5 की तुलना में उसका रेट 100 से 1000 गुना ज्यादा है, और ह्यूमन की एक्टिविटी यानी आप सब रिस्पॉन्सिबल हैं इस रेट के लिए। प्लांट हैं जो लास्ट रिफ्यूजेज है, मतलब और धरती पर कहीं भी पाए नहीं जा रहे हैं। तो 5 एग्जाम्पल अगर इन सीटू को याद कर लेंगे तो एक सीटू बाकी जो बचे हो जाएंगे। तो एक सीटू कंजर्वेशन में किसी भी प्लांट या एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटाट से ले जाके कहीं और प्रोटेक्ट करेंगे, तो इसमें जूलॉजिकल पार्क आ जाएगा। एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटाट से ले जाके कहीं और प्रोटेक्ट करेंगे, तो इसमें जूलॉजिकल पार्क आ जाएगा, बॉटनिकल गार्डन आ जाएगा, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम एक सीटू कंजर्वेशन की बात करें तो यहां पर और भी कई सारी टेक्निक, जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन,